मैं खन्ना नगीना से बोल रहा हूँ और यूट्यूब पर चैनल चलता है, खन्ना नगीना के नाम से सर्च करें। बात आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। एक बहुत मजबूत दीवार को क्या कह दिया? एक बहुत मजबूत दीवार को यदि एक ही हथौड़े से गिरा दिया गया है तो जरूरी नहीं वो उसी हथौड़े से गिरी थी। गुलामी की उस दीवार पर पहले कई चोटें लग चुकी थी, पहले कई हथौड़े लग चुके थे। अंतिम हथौड़ा जो गांधी और नेहरू ने मारा था तो जरूरी नहीं है आजादी उन्होंने दिलवाई। उनसे पहले लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस गुलामी की दीवार पर पहले कई चोटें मारी थी, पहले कई हथौड़े मारे थे, तब कहीं जाकर के वो गुलामी की दीवार कमजोर हो पाई और तब कहीं जाकर के हमें आजादी मिली मेरे भाइयों, तब जाकर के आजादी मिली। और एक नारा तो आपने सुना होगा, कौन सा नारा? अरे तुम मुझे, आजकल बागेश्वर धाम की बोल रहे हैं साहब, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। कितने गजब का व्यक्तित्व था, कौन? अरे किस चीज को ठोकर मारती थी? आज कोई राष्ट्र के लिए छोटी सी नौकरी को ना छोड़े, लेकिन उस समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, अरे कौन सी नौकरी को ठोकर मारी थी? आईएएस। और सबसे बड़ी आज ये नौकरी मानी जाती है, आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हैं साहब, लेकिन छोड़ दी थी नौकरी मेरी माताओं, और छोड़ करके संकल्प लिया था, यदि आज मैंने आईएएस की नौकरी को पकड़ लिया तो मैं भारत माता की सेवा और ब्रिटिश सरकार की सेवा दोनों की एक साथ, बोलो, नहीं कर सकता हूं, मुझे दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। और मेरी माताओं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तत्काल प्रभाव से आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी थी, ठोकर मार दी, और देश को आजाद कराने के लिए बहुत जुगत लगा करके, बहुत जुगाड़ लगा करके एक आदमी से मिलने की इच्छा थी नेताजी की, क्योंकि वो व्यक्ति ही भारत को आजाद कराने में मदद कर सकते थे। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए कहां पहुंच गए नेताजी? अरे बोलो, कहां पहुंचे? जर्मनी पहुंच गए साहब, जर्मनी। और जर्मनी में किससे मिलने वाले थे? किससे मिलने वाले थे? ये कौन है? हिटलर। हिटलर कौन था जी? हिटलर का पूरा नाम क्या है? अगर हिटलर का कोई पूरा नाम बता देगा तो ये जो पैड बज रही है उसको गिफ्ट में दे करके जाऊंगा मैं आज। भाई हमारे लेखराम जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो भाई। क्या नाम था पूरा? एडोल्फ हिटलर। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था मेरी माताओं, क्या था? तानाशाह था। जिस तरह इस भारत में कोई आम आदमी मोदी जी से नहीं मिल सकता, योगी जी से नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार बोलो हिटलर से भी मिलना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन चले जाते हैं परमात्मा का ध्यान करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जब पहुंचे जर्मनी तो ड्राइंग रूम में जाकर के बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं किसके आने का? हिटलर के आने का इंतजार किया। इतने में ही एक 6.5 फीट का नौजवान सर पर कैप लगा करके, यूनिफॉर्म पहन करके नेताजी के सामने आकर के कहता है, क्या कहता है? हेलो, आई एम हिटलर, बताइए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं।
नेताजी बैठे हुए हैं। नेताजी कहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया है, अरे यही तो हिटलर है। बोले ना, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद में हूबहू दिखने वाला एक और नौजवान आता है और वो नौजवान आकर के कहता है, हेलो, आई एम हिटलर, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। नेताजी ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं। भाई कमाल हो गया, मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा, अरे भाई साहब, ये हिटलर ही तो है। बोले नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे संदीप जी ये क्या माजरा है? तो माजरा ये है, ये जो हिटलर था, मैंने कहा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था, बहुत बड़ा तानाशाह था। और इस दुनिया के अंदर जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, उनको अपनी मौत का उतना ही डर रहता है, खतरा रहता है मेरी माताओं। और वो खतरा उस हिटलर को भी था। तो उसने क्या किया, अपने जैसे दिखने वाले 3-4 हूबहू कार्बन कॉपी तैयार की। और वो ऐसे हूबहू दिखने वाले थे, डिट्टो हिटलर दिखने वाले थे, कि दुनिया में जो भी काम होता था हिटलर का, वो सारे डुप्लीकेट करके आ जाया करते थे। और असली हिटलर अपने ऑफिस में बैठा रहता था। इसलिए अपनी मौत का डर था हिटलर को, इसलिए उसने 3-4 अपने कॉपी बना रखे थे, कार्बन कॉपी बना रखे थे मेरी माताओं। जब ये बात असली हिटलर के पास पहुंची, असली हिटलर चक्कर काट जाता है और सोचने लगता है क्या, कि पृथ्वी पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने हिटलर को पहचान लिया हो। अरे ये कौन व्यक्ति आज आया है जो हिटलर को पहचान ले रहा है? भाई इससे तो मिलकर के आना ही पड़ेगा। अपने ऑफिस से वो हिटलर बाहर निकला और डायरेक्ट नेताजी के पास में नहीं गया, दूर खड़े होकर के नेताजी को देख रहे हैं। और किस तरह से देख रहे हैं? वो हिटलर सोच रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि ये पहचानता कैसे है, पहचानने का कौन सा यंत्र इसके पास में है। और जब ये विचार आया तो अपने कदमों को आगे बढ़ाया हिटलर ने और नेताजी के पास में जाकर के कहा, बताइए क्यों मिलना चाहते हो हिटलर से? और तभी मुस्कुराते हुए मेरी माताओं, प्यारे सज्जनों, नेताजी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, धन्यवाद हिटलर साहब, जो आज आपने मुझे मिलने का ये शुभ अवसर प्रदान किया। चक्कर आ गए हिटलर को। बोले ये क्या हुआ? अब पहचान गया और बिल्कुल ठीक पहचाना। हिटलर ने कहा, भाई साहब और बातें तो बाद में होंगी, पहले मुझे ये बता कि तूने मुझे पहचाना कैसे, पहले ये बता दे। तो सुभाष चंद्र बोस जी, देखो कितने तीव्र बुद्धि है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, श्रीमान, इसमें बहुत बड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ऐसे देश से आया हूं जो क्या है, परतंत्र है। क्या है? अरे जो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। मैं ऐसे देश से आया हूं और मैं याचक बनकर के आपके द्वार पे आया था, कुछ मांगने के लिए आया था। अच्छा बताओ नगीना वालों, जब हमारे से कोई कुछ मांगने के लिए आता है तो सीना तना हुआ किसका रहता है? मांगने वाले का या देने वाले? हाँ जी, देने वाले का सीना तना रहता है। नेताजी ने कहा, अरे मैं तो याचक बन करके आपके द्वार पर आया था, लेकिन ये जो आपके डुप्लीकेट थे ना, ये सही बिहेवियर डिस्प्ले नहीं कर रहे थे। ये बैठे हुए के ही आकर के हाथ आगे बढ़ा देते थे, हेलो आई एम हिटलर। मैं उसी से समझ गया कि जिस तानाशाह के सामने किसी की बैठने की छोड़ो, खड़े होने की हिम्मत ना हो, वो व्यक्ति पहले हाथ नहीं बढ़ा सकता। मैं इसी बात से समझ गया। ओ मेरी माताओं, क्या गजब का दिमाग था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। वो हिटलर इतना प्रभावित हुआ
कि उसने जो 4,500 भारतीय सैनिक बंदी बना रखे थे वो प्रभावित होकर के किसको दे दिए मेरे यारियों? सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए। और सुभाष चंद्र बोस को देने के बाद में सुभाष जी ने उनको कहां ज्वाइन कराया? आजाद हिंद फौज में भर्ती करा दिया। अब हिटलर एक बात कहता है, जरा ये बात सुनने वाली है। हिटलर ने कहा, देखो भाई, जर्मनी जो है वो भारत से बहुत दूर है। अरे क्या कह दिया? जर्मनी जो है वो भारत से बहुत दूर है और जापान जो है वो एक्सिस पावर है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपकी बात जापान में करा देता हूं किसी तरीके से। जब ये बात हिटलर ने कही ना, ओह, मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। और हिटलर कहते हैं कि मैं ऐसा प्रोग्राम डेवलप करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको अपनी पर्सनल पनडुब्बी देता हूं। क्या दिया? पर्सनल पनडुब्बी। और वो ऐसी पनडुब्बी नेताजी को दे दी जो पानी के अंदर भी ट्रेवल कर सकती थी, पानी के बाहर भी ट्रेवल कर सकती थी। जापान तक पहुंचने में 90 दिन का सफर लगने वाला था मेरी माताओं। आखिरकार हिटलर साहब ने नेताजी को कहां पहुंचा दिया? अरे बोलो, जापान में पहुंचा दिया। और जापान में जाकर के किससे मिले नेताजी? जापान के प्रधानमंत्री से मिले। क्योंकि नेताजी जानते हैं इस वक्त जापान का सिंगापुर के साथ में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और यही समय है मेरा अपनी बात को रखने का। और देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, किस तरह से जापान के प्रधानमंत्री को प्रभावित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्या कहा? प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और नेताजी क्या कहते हैं? देखो श्रीमान, देखो आप एशियाई लोग हैं, आप एशिया के लोग हैं। और एशिया में बाहर के गोरे ने क्या कर रहे हैं? ये अंग्रेज गोरे क्या कर रहे हैं? जापान के प्रधानमंत्री ने कहा, भाई बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एशिया तो एशियाई लोगों के लिए होना चाहिए, इसमें बाहर के गोरों का क्या काम। अब अगली बात देखो नेताजी ने क्या कही। नेताजी ने कहा, श्रीमान जी देखो, आपके यहाँ भी भगवान बुद्ध की पूजा होती है। अरे हमारे भारत में भी तो भगवान बुद्ध की पूजा होती है। तो इस हिसाब से हम दोनों क्या हो गए? इस हिसाब से हम दोनों भाई भाई हो गए। जापान के प्रधानमंत्री इस बात को सुन करके इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले ही दिन पार्लियामेंट में जाकर के अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई में जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में है। ये होता है शब्द, ये होती है विचार की ताकत। और देखो किस तरह से खेल खेला मेरी माताओं। ये जानते थे कि जापान के अंदर सिंगापुर के सैनिक बम फेंक रहे हैं। और जो अंग्रेजों के साथ में सैनिक थे 85,000, उनमें लगभग 45,000 भारतीय सैनिक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के सैनिकों को, सेना को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि सुनो, जब तुम सिंगापुर पर बम के गोले फेंकोगे तो एक काम करना, प्रत्येक बम के साथ में कुछ पर्चे भी फेंकवा देना। वो पर्चे किनके लिए थे? भारतीय सैनिकों को अपने में मिलाने के लिए थे। बोले कुछ पर्चे फेंक देना और उन पर्चों में क्या लिखना? उन पर्चों में लिखना हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में क्या लिखना कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे, कटते रहोगे, मिटते रहोगे। तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे, कटते रहोगे, मिटते रहोगे। जब बम के साथ में मेरे आर्यों वो पर्चे फेंके गए तो पर्चों के साथ में क्या होता है? वो जितने भारतीय सैनिक थे उन भारतीय सैनिकों ने वो पर्चे उठाए और पढ़ लिए। अरे भाई ये तो हमारे लिए मैसेज है। और जब मैसेज को पढ़ा तो 45,000 सैनिक बोलो हथियार डाल देते हैं और किसकी तरफ मिल जाते हैं?
जापान की तरफ मिल जाते हैं। और बात को छोटी करता चलता हूं, वो 45,000 सैनिक जापान के प्रधानमंत्री ने प्रभावित होकर के किसको दे दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां ज्वाइन कराया? जल्दी बोलो, जोर से बोला करो भाई। आजाद हिंद फौज में भर्ती कराया और अब हो गई थी पूरी आर्मी खड़ी। और कहते हैं ना, किसी का भी इतिहास को उठा करके देखना नगीना वालों, जो लीडर होता है ना, वो अपनी सेना में जोश भरता है। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का वो चमकौर साहिब का युद्ध हो, लेखराम जी, अरे जब 10 लाख की सेना ने घेर लिया, उधर मत 40 सिख थे, उधर 10 लाख की सेना, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये नहीं कह दिया था कि चलो भाग चलते हैं। अरे क्या कहा था? रुक जाओ, हम जीतेंगे। अरे क्या कह दिया था? विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। और एक लीडर के रूप में अपने 40 सिखों को कह दिया था, क्या कह दिया था? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, और 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। क्या मतलब है? मेरा एक एक सैनिक कितने के साथ में लड़ेगा? 1.25 लाख के साथ में लड़ेगा। आपका भी वो समय आ चुका है, हमारे सैनिक भी 1.25 लाख के साथ में एक एक लड़ेगा मेरे आर्यों, जब समय आएगा। यहाँ केवल गुरु गोविंद सिंह जी ही नहीं, अरे झांसी की रानी सोच रही है कि अब जान बचने वाली नहीं है, लेकिन झांसी की रानी भी श्वेत घोड़े पर सवार होकर के जो सैनिक बचे हुए थे झांसी के अंदर, उसमें वीरता का जोश भरती है। और यहाँ तक ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बर्मा के अंदर, अरे किसके अंदर? बर्मा के अंदर क्या भर रहे हैं? अपने सैनिकों में जोश भर रहे हैं साहब, जैसे मैं जोश भर रहा हूं आपके अंदर। अरे आ रहा है कोई जोश? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बोले भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोश भर रहे हैं। बोले क्या तुम देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो? बोले हम सब के सब तैयार हैं। अरे क्या कह दिया सैनिकों ने? हम सब के सब तैयार हैं। तो नेताजी माने नहीं, नेताजी माने नहीं। नेताजी ने क्या करवाया? इतिहास को पढ़ना, सभी सैनिकों से खूनी हस्ताक्षर करवाए थे। क्या करवाए थे? खूनी हस्ताक्षर करवाए थे। और मेरे प्यारे सज्जनों, जब खूनी हस्ताक्षर कराए तो क्या होता है? कहा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। नेताजी ने क्या कहा? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन नेताजी ने सभी से खून की कीमत मांगी थी। और क्या कहा था मेरे प्यारे सज्जनों? जोश भरते हुए कह दिया था कि यदि बलिदान का समय भी आया तो पीछे नहीं हटना। और उसी भीड़ में से मेरे प्यारे सज्जनों देखो कौन निकल के आता है। अरे कौन निकल करके आया? एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति निकल करके आया। पढ़ना इतिहास को। और जब मुस्लिम समाज का व्यक्ति भीड़ में से निकल करके आया तो नेताजी से कहा, नेताजी मेरे पास में कुछ करोड़ रुपए हैं। क्या है जी? भाभी जी कब की बात हो रही है? ये 1942 की बात हो रही है। हाँ जी, 1942 की। उस समय कुछ करोड़ कितने रहे होंगे जी? अरे बोल दो। 2-4 अंबानी बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन जाएंगे ना। जब नेताजी के सामने आकर के कहा कि मेरे पास में कुछ करोड़ रुपए हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, नेताजी ने कहा कुछ करोड़? अरे अगर तुमने कुछ करोड़ मुझे दे दिए तो मुझे ये बताओ, तुम अपना घर कैसे चलाओगे? तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे?
तो व्यक्ति ने जो कहा मेरी माताओं, वो व्यक्ति कहता है नेताजी अब घर चलाने की चिंता किसको है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे भी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, हम सम्मान करते हैं ऐसे मजहबी व्यक्ति का, हम सम्मान करते हैं। अरे कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये वो भारत था, ये वो भूमंडल रहा है जिसके अंदर कैसे कैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और लिखा था बड़ा प्यारा गीत, सुनिएगा। कैसे कैसे वीर पैदा हुए, कहा कि जय जय भारत माता तो जग में विख्याता, अरे तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता, अरे भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तू जग में विख्याता, तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता विख्याता, तू देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी का पम पम कर वेदों से नाता। क्या हो, क्या बात है। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया, हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया। राष्ट्र प्रेम यज्ञ में आहुतियां देकर कूद पड़े रण में सारे शस्त्रों को लेकर। राष्ट्र प्रेम यज्ञ में आहुतियां देकर कूद पड़े रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिल जाना क्यों घबराना, अरे एक दिन तो वैसे ही इस दुनिया से जाना है, लेकिन जब तक जीवित रहो शेर की तरह जीवित रहो, मर्दों की तरह जीवन जी करके चले जाओ। याद रखना नगीना वालों,
इतिहास हमेशा वीरों का लिखा जाता है, नामर्दों का कभी इतिहास बोलो नहीं लिखा जाता है। ओ एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना, मन के अंदर बस यही एबाल रहते थे, अरे मन के अंदर बस यही एबाल रहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल के सब कुछ को ही महान कहते थे, भूमंडल में सब कुछ को ही महान कहते थे। और मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, क्या बात है। नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी। ये आचार्य चाणक्य जी थे, ये कौन थे जी? बहुत बड़े राजनीतिकार हुए साहब, आचार्य चाणक्य महाराज राजनीति के चाणक्य हुए। अच्छा बताओ, आज की भी राजनीति में आचार्य चाणक्य महाराज जैसे लोग होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नगीना वालों बोल दो, अरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? भाई आपके हरियाणा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने चाणक्य महाराज को बिठा रखा है। कौन है जी? कौन है? ओहो, बड़ी पॉपुलरिटी है साहब, और हाइट उनकी ज्यादा नहीं है, बस अपने पदमचंद जी जितनी हाइट है जी उनकी। और उन्होंने ये बता दिया कि हाइट से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे हाइट तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कम थी, लेकिन पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। जिस तरह विधर्मियों के दांत खट्टे कहां पर हो रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे। कुछ लोग विधानसभा के जब चुनाव हुए तो मेरे पास में आए लेखराम जी। जब चुनाव आते हैं ना तो ये नेता किसको अपना बाप बना ले कुछ पता नहीं चलता साहब। विधानसभा के जब चुनाव आए तो मेरे पास में कुछ टोपी टापी सी लगाने वाले लोग आए और आकर के कहते हैं महाशय जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले आप तो हमारे ही हो। हमारे ही हो? मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, फिर मैं तुम्हारा कैसे हो गया? बोले नहीं आप तो हमारे हो, बस आपसे निवेदन करने आए हैं। क्या निवेदन करने आए हैं बताइए? बोले निवेदन ये करने के लिए आए हैं कि बस हमारा ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रख लेना? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? कि हमें वोट दे देना। मैंने कहा देखो भाई, मेरा और मेरे परिवार का वोट तो केवल राष्ट्र हित में होगा। बोले राष्ट्र हित में होगा? बोले हाँ। बोले अच्छा योगी जी को वोट दो। मैंने कहा मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, और अगर राष्ट्रभक्ति का मतलब देशभक्ति का मतलब योगी जी होते हैं तो यही समझ लो कि भाई योगी जी को देखते। इसका मतलब आप राष्ट्रभक्त लोग नहीं हो। वो कहते हैं कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे जब हमारी सरकार आई थी तो बच्चों को लैपटॉप बंटवा दिए थे,
मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप कौन सी बड़ी बात है, अरे लैपटॉप तो योगी जी भी बंटवा देंगे। बोले खाक लैपटॉप बंटवाएंगे योगी जी, योगी जी को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब चलाना तो उनको बुलडोजर भी नहीं आता, पर ये पता बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा। इसलिए क्या चलाना आता ये मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं कह रहा था आपके बीच में, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर बवाल करती थी, दुष्टों का नाश कर बवाल करती थी। रघुकुल रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से कृष्ण से भी, अर्जुन से वीर, कृष्ण से भी, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे, अरे जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता तो जग में विख्याता, तो मोदी जननी तेरा वेदों से नाता, वो मंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, वो मंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता। ये क्या बात है। और कहा वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में बंद लगाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत आई ठोकी शाही, रंगत आई ठोकी शाही, अंजलि इस गीत को वरदान कहते थे, अरे इस गीत को वरदान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान
वो तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो समय अधिकारियों के माध्यम से मुझे दिया गया था वो 9:15 बजे का था, लेकिन सुप्रीम पावर का आदेश हो गया साहब। मैंने कहा था ना उनकी हाइट पे मत जाना, ताकत बहुत है, माहौल बदल देंगे, समय बदल देंगे, वातावरण बदल देंगे, पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं जी एक आध गीत और सुनाइए, और मेरे कमरे में भी आए थे, बोले जी आज तो आपका अंतिम दिन है, ये शब्द कहेंगे, फिर पलट गए, बोले आपका अंतिम दिन नहीं, आपके कार्यक्रम का अंतिम दिन है। हाँ, इसलिए बढ़िया सी चर्चा हो जाए। और हमारे जो पदमचंद आर्य जी हैं भाई, बड़े पुराने हैं, हमारे आर्य समाज के पिल्लर हैं, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि वो मुझे अपना परम मित्र मानते हैं। ये मेरे लिए बड़ी विशेष बात है, परम मित्र मुझे समझते हैं। एक बार हमारे आदरणीय पदमचंद जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। वेदी पर शीश चढ़ाने गौशाला मऊ मरोड़ा से वो 100 रुपए का पुरस्कार मुझे दे रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मानक चंद जी जो हमारे भजनोपदेशक हैं उनको दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, और जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। मेरे आर्यों में बता देना चाहता हूं, ये विषय मुझे दिया गया था, अपनी मर्जी से मैंने नहीं रखा। वैसे तो मैं कुछ और आज लेकर के सोच करके बैठा था कि आज महिलाओं की ही चर्चा की जाए, और मैंने गीत का प्रारंभ भी वहीं से किया था, लेकिन गीत के बीच में ही पर्ची आ गई और उन्होंने कहा जी माहौल बदल दो, हालात बदल दो, ये पर्ची में लिख रखा था, और मुझे विषय पर आना पड़ा। मेरे प्यारे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो लोग आए हैं केवल उन्हीं के झंडे गड़े हैं जो इस देश के लिए, बोलो, इस मातृभूमि के लिए कुछ करके गए। ऐसा ही है ना जी? उनको कोई याद नहीं करता है, जो केवल पशुओं की भांति अपने जीवन को जी करके चले जाते हैं। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनका जीवन काल तो बहुत थोड़ा सा था, लेकिन काम ऐसा करके चले गए कि आज उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऐसा काम मेरे आर्यों, मेरी माताओं, वो करके चले गए हैं। ये हमारा भैया बस्ती, बस्ती नाम है या तुम्हारा नाम है? ये बस्ती से आया है या क्या मानना है? चलिए, ये बच्चा 100 रुपए का पुरस्कार दे रहा है, एक बार इसके नाम की भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आइए मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे पास में गीत की एक फरमाइश आई है, और क्योंकि कल तो समापन समारोह है, कल तो हमें अपना विषय ही रखना होगा, और विशेष फरमाइश है, ये कल भी आई थी, पहले दिन भी आई थी। तो आइए, समय उतना नहीं है कि मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं, इस विषय को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और वो गीत, वो गजल आपके बीच में रखता हूं जो मुझे भी बहुत प्रिय है, और आपने 6 साल पहले ही शायद मुझसे सुनी होगी, या फिरोजपुर झिरका में सुनी होगी, उससे पहले या फिर साकरस में सुनी होगी। साकरस में भी मैं गया हूं, और साहब एक गांव है आपके क्षेत्र में बसई, उसको तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस बसई को कभी नहीं भूला जाएगा, सब हमेशा मुझे याद रहेगा। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बात का विषय। आइए आपके बीच में मैं उस गजल को पेश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बड़े सुनने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जहाँ स्वाध्यायशील लोग हुआ करते हैं, सुनने वाले लोग होते हैं, वहां बात को रखने का आनंद ही कुछ हुआ करता है। आइए, YouTube के माध्यम से सैकड़ों बार आपने उस गजल को सुना होगा, लेकिन लाइव सुनने का अपना ही एक आनंद हुआ करता है। आइए, लेखक ने लिखा क्या? मुसीबत में
शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। सवाली को कभी दहलीज से अरे खाली ना लौटाना, सवाली को कभी दहलीज से अरे खाली ना लौटाना, प्रभु के नाम पे देने से, प्रभु के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, प्रभु के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और कहा मेरे माँ बाप ने बचपन में ये तालीम दी मुझको, मेरे माँ बाप ने बचपन में ये अरे तालीम दी मुझको। क्या तालीम दी? और माता पिता ही तो होते हैं संस्कार देने वाले, तालीम देने वाले, बेसिक शिक्षा को देने वाले कौन होते हैं? वो माता पिता ही हुआ करते। आचार्यों का नंबर तो बाद में आता है मेरी माताओं, प्रथम पाठशाला तो आपको कहा गया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, गौर से देखिए तारीख जरा, माँ से प्यारा भी नाम क्या होगा। गौर से देखिए तारीख जरा, माँ से प्यारा भी नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। और हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है, हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है। माँ के चरणों में सो के ऐसा लगा, माँ के चरणों में सो के ऐसा लगा,
जैसे जन्नत में रात काटी है, जैसे जन्नत में रात काटी है, जैसे जन्नत में रात काटी है। मेरे माँ बाप ने बचपन में ये हर तालीम दी मुझको, मेरे माँ बाप ने बचपन में ये हर तालीम दी मुझको। क्या तालीम दी? बुजुर्गों की दुआ लेने से, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। शरीफों की शराबत कम नहीं होती। किताबों में पढ़ा हमने, बुजुर्गों से सुना हमने, किताबों में पढ़ा हमने, बुजुर्गों से सुना हमने। अगर मेहमानी हो घर में, अगर मेहमानी हो घर में, तो बरकत कम नहीं होती। अगर मेहमानी हो घर में, तो बरकत कम नहीं होती, 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 कम नहीं होती। बोलिए महर्षि दयानंद की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। मुसीबत में शरीफों की शराफत कभी बोलो कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े तो भी कीमत कम नहीं होती। मेरे यारियों, इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जो प्रतिदिन अग्निहोत्र से जुड़े रहते हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बोलो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऋषियों की तरह मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हमारे आदरणीय रणवीर सिंह सोनी जी कहाँ बैठे हैं साहब? पीछे बैठे। हाँ, ये परसों मेरे पास में आए थे, बोले जी मैं सुबह तो समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन रात को जरूर आऊंगा, इस गजल को जरूर सुना देना। तो ये रणवीर जी, मैंने आपकी फरमाइश को आपके बीच में रखा है, और हमारे रणवीर जी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के अपने भाई का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इधर से हमारे भाई छोटे भैया 100 रुपए का पुरस्कार लेकर के आए। जोरदार ताली बजा करके आप इनका भी स्वागत करेंगे। आइए, समय दौड़ चला है, समय का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर। अरे मैं ही रुकाना वक्त की रफ्तार देखकर, कहता रहा मुझसे खबरदार देखकर, और यूं पढ़ करके फेंक डाला उससे मुझे, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर, जैसे फेंक देता है कोई अखबार देखकर। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नगीना की जो श्रोता है ना, वो बस यहाँ नगीना में मुझे ऐसे मिलते हैं, या फिर फिरोजपुर झिरका में मिलते हैं। ये फिरोजपुर वाले नाराज ना हो जाए, इसलिए दोनों का नाम लेना पड़ रहा है। और दोनों ही जगह के बड़े गजब के श्रोता हैं, स्वाध्यायशील श्रोता है। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं अपनी लाइफ में फिरोजपुर और इस मेवात के क्षेत्र में आया हूँ, सबसे ज्यादा। इसलिए यहाँ सुनने वाले लोग हैं, इसलिए सुनाने में भी आनंद आता है। आप सभी ने मेरे विचारों को बड़े प्रेम से सुना है, हृदय की गहराई से बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।
जोरदार तालियां। दोस्तों, बंधुओं, उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चों, अभी आप संदीप जी आर्य को बड़े उत्साह के साथ में सुन रहे थे। मन तो करता है इनको और सुने जाएं, लेकिन वक्त की नजाकत है। हमारे बीच में कुछ दान दाताओं ने दान दिया है, मैं उनके नाम बोल देता हूं। राजेंद्र कुमार राजकुमार नगीना से 5100 रुपये दान स्वरूप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका जोरदार तालियां। सत्य प्रकाश विनीत कुमार गुप्ता नगीना से 2100 रुपये 3100 रुपये दान दिए हैं। ये जो बीच में खड़े हो रहे हैं भैया, देखो ये अच्छी बात नहीं है, जरा बैठिए। ये बैठिए, आप इतनी देर से बैठे हैं, घर से आए हैं, तो आप अमृत को छोड़ करके जा रहे हैं। ये स्वर्गीय मिथिलेश कुमारी गुप्ता नगीना से 5100 रुपये 2100 रुपये दान में मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सिंह स्वर्णकार नगीना की ओर से 5100 रुपये और सुनील कुमार गुप्ता नगीना 11,000 रुपये इनकी ओर से दान मिले हैं। जोरदार तालियां बजाइए। अनिल कुमार सिंगला नगीना की ओर से 2100 रुपये दान में मिले हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। नंदलाल प्रजापति उप प्रधान नगीना आर्य समाज की ओर से 1100 रुपये दान मिले हैं। और श्री मुकेश कुमार सिंगला नगीना की ओर से 501 रुपये। मोहनलाल आर्य गिरदावर मनोहर लाल आर्य गिरदावर नगीना की ओर से 3100 रुपये दान आया है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। करण सिंह जी जलालपुर से 101 रुपये। आर्य समाज बसई की ओर से 500 रुपये दान आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मिथिलेश कुमारी जी गुप्ता नगीना की ओर से 1000 रुपये दान आया है। जयपाल जी बसई 500 रुपये दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश चंद जी उलेटा की ओर से 100 रुपये और तोताराम जी उलेटा की ओर से 100 रुपये दान आए हैं। लक्ष्मी चंद जी मूलथान की ओर से 200 रुपये। अशोक कुमार जी अशोक कुमार सनोप प्रकाश चंद मूलथान की ओर से 500 रुपये और सुषमा जी नगीना की ओर से 1100 रुपये दान आए हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। हीरालाल जी सांठावाड़ी से 100 रुपये और सुभाष चंद जी किराना वाले नगीना की ओर से 1100 रुपये। आर्य समाज फिरोजपुर सिरका 2100 रुपये दान आए हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। आर्य समाज सोहना की ओर से 2100 रुपये दान आए हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। भोलाराम जी मांडखेड़ा वाले जो सोना में रहते हैं 1100 रुपये दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञासीराम शर्मा जी नगीना की ओर से 1100 रुपये दान आए हैं। बहुत बहुत इनका शुक्रिया। नरेश कुमार आर्य सौरभ ज्ञासीराम जी जो सोना में रहते हैं 1100 रुपये उनकी ओर से दान मिले हैं। लाल सिंह जी मास्टर जी नगीना की ओर से 500 रुपये दान आया है। सतीश कुमार जी प्रजापत 100 रुपये। भारत कुमार सैनी 100 रुपये। राजू शर्मा जी 200 रुपये। आर्य समाज पुनाना की ओर से 1100 रुपये। गिरिराज गंगमोती जी 110 रुपये। जवाहरलाल जी संधुजा सोना से 500 रुपये। चेतराम आर्य जी 500 रुपये। लल्लूराम प्रजापति जी 200 रुपये और चेतराम आर्य जी मिस्त्री बलराम नगीना की ओर से 1100 रुपये दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दान आया है, कुछ दान आया है 100 रुपये और सतपाल जी नगीना की ओर से 200 रुपये। बंटी जैन नगीना की ओर से 500 रुपये। इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ओमचंद सैनी नगीना की ओर से 100 रुपये दान आया है। इसके अलावा 250 रुपये मनोज कुमार जी नगीना की ओर से आए हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। 500 रुपये आर्य समाज मालव की ओर से आए हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और 50 रुपये नंदलाल प्रजापति की ओर से दान आया है। इन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जो अच्छी जगह दान देता है वो महादान होता है, और जो स्वेच्छा से देता है और अच्छे कार्य के लिए देता है वही सच्चा दान होता है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर जो दान आ रहा है वो स्वेच्छा से आ रहा है और भरपूर दान आ रहा है। हम तहे दिल से इन सबका शुक्रिया करते हैं। आज हमारे बीच में ये हमारा इस सभा का तीसरा दिन है और मुझे लगता है कि आज आप
मन बना के आए हैं विद्या ग्रहण करने के लिए। मंच पर उपस्थित हैं हरिशंकर जी, अग्निहोत्र जी, जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे आचार्य हैं। आज मौका है शिक्षा ग्रहण करने का, तो मैं निवेदन करता हूं आचार्य जी से अगला कार्य।